Hi guys, welcome to my channel Reading Lovers. I hope you are working hard. Today we are going to start our new session English language. इसमें हम करने वाले हैं अपना जो प्रैक्टिस सेट है. So let us start. Choose the most appropriate meaning of the given phrase Fabian policy. So इस क्वेश्चन में बहुत सारी पॉलिसी के ऊपर फोकस है, जैसे डिक्टेटोरियल, डेमोक्रेटिक, मार्केट और पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअल. जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिसी है, यानी लोकतंत्रात्मक नीति है यहाँ पर जो सरकार है. डिक्टेटोरियल जो तानाशाह होते हैं. सो इसमें जो हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है फैबियन पॉलिसी, वो किससे रिलेट करती है. सो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी है. ये रिलेट करती है डेमोक्रेटिक मीन्स प्रजातंत्र की नीति से. नेक्स्ट है व्हाट इज नाउन ऑफ द वर्ड पैडागॉजिक. इट्स टू इजी. पैडागॉजिकली, पैडागॉजिकल, पैडागॉजी, and none of these. Some persons are pronounce this gogi. This is not gogi, this G. एक जो फर्स्ट जी है इसका एसेंट अलग है और सेकेंड जी का एसेंट अलग है. सो दिस इज गॉजिक. सो इसका हमें क्या देखना है, नाउन. नाउन क्या होते हैं, आप जस्ट गो टू इन हिंदी. जैसे नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं आई थिंक. तो आप संज्ञा की डेफिनेशन याद कर लीजिए. इस तरह से रिलेट करके आप इनको करिए, क्योंकि नाउन क्या होता है, एक वर्ड का एक तो वर्ब रूप होता है, यानी एक होती है क्रिया रूप, एक होता है संज्ञा रूप. मीन्स क्रिया क्या करती है, वो काम को होने को कहते हैं हम, और संज्ञा क्या होती है, जो मेनली नाउन होता है. तो हमें इसमें नाउन ढूंढना है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, पैडागॉजिकल. मीन्स ये एडवर्ब से रिलेट कर जाएगा. डबल एल वाई वाले जो वर्ड है, और अगर इसके पीछे ए एल लग जाता है मीन्स पैडागॉजिकल रिलेटेड टू पैडागॉजी. सो राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर. चूज द अप्रोप्रिएट आंसर. व्हाट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इज इंडिया. आई थिंक दिस इज ट्रू. यहाँ पर पूछा गया है कि जो भारत में जो शिक्षा का जो स्तर है, मीन्स सच क्या है, कड़वा कड़वा सच क्या है, मीन्स बिटर ट्रूथ की बात कही गई है यहाँ पर. मीन्स यहाँ पर कहा गया है जो यहाँ की जो फॉलीज हैं, वीकनेसेस हैं, वो क्या हैं, हाई क्वालिटी टोचिंग एंड लर्निंग. दिस इज टीचिंग नॉट टोचिंग, TEA. सो एक वर्ड होने से ये मिस हो गया है. Emphasizing on memorization and completing a predetermined syllabus. Government and private schools are equally good. Every child in school is paid attention for his growth. तो आपको एक बिटर ट्रूथ बताना है कि हमारी जो शिक्षा हमें दी जा रही है उसका एक्चुअल जो फॉल क्या है, वो क्या है. तो उसका एक्चुअल फॉल है यहाँ पर सी, ऑप्शन सी. यानी जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट स्कूल हैं ये इक्वली गुड हैं. सो आई थिंक यहाँ पर जो मेनली हम फोकस करें कि जो इसका जो इंडिया का जो बिटर ट्रूथ है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल यहाँ पर इक्वल गुड है, इक्वल गुड नहीं है. सो आई थिंक दिस इज, ये इसका आंसर नहीं हो सकता. इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी है. आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर. दिस इज सो सिंपल क्वेश्चन. सॉलिटरी रीपर, इस ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पोइट्री से. सो इसके जो पोएट हैं वो कौन है, शैले, कीट्स, वर्ड्सवर्थ या कॉलरिज. सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ. क्योंकि इसमें एक सॉलिटरी रीपर, जैसे मेनली जो घास काटने वाली है यहाँ पर एक लड़की, उसका डिस्क्रिप्शन पोएट ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया है, क्योंकि वो घास काट रही है और साथ ही गाना गा रही है. तो सॉलिटरी मीन्स जो लोनली होता है, जिससे किसी दूसरे को मतलब नहीं होता, अपने आप में मगन होता है वो. सो इसीलिए इसका नाम सॉलिटरी रीपर रखा है पोएट ने.
हाउ मैनी वर्ड्स आर wrongly spelled इन द सेंटेंस बिलो। यहाँ पर सेंटेंस में कुछ वर्ड्स गिवन है, कौन से जो हैं जो wrongly spelled हैं। द नर्स wrapped a bandage round his head। सो आप देख लीजिए कि कौन सा वर्ड इसमें रॉन्ग है। सो यहाँ पर एक तो बैंडेज है, BANDAGE होता है, और एक होता है दूसरा वर्ड है यहाँ पर रैप्ड, क्योंकि इसमें डबल P आता है रैप्ड, और इसमें यहाँ पर ए आएगा। सो आवर राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी, यानी 2। देन नेक्स्ट, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज। सो यहाँ पर गिवन है जो रीज़न, आई थिंक कि तुम बस सोने ही वाले हो, स्लीपी हो, जैसे नींद आ रही होती है, मीन्स यॉर्निंग वगैरह। सो इसमें कहा गया है यू आर यॉर्निंग अ लॉट, वेंट आउट फॉर लंच, एट टू मच चॉकलेट्स या वॉच्ड अ मूवी। कि तुम जैसे कह देते हैं कि सोने वाले से लग रहे हो। सो क्योंकि जब कोई ज़्यादा यॉर्निंग करता है तो उसको कह दिया जाता है कि जाओ और जाकर सो जाओ। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, मीन्स यू आर यॉर्निंग अ लॉट। नेक्स्ट है किंग लियर इज वॉज रिटन बाय टेनिसन, शेक्सपियर, शॉ या एलियट। सो दिस इज द फेमस, वेरी वेरी फेमस ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, किंग लियर, क्योंकि ये मेनली इसकी जो 4 ट्रेजेडीज आती है, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर और जूलियस सीजर, ये इनमें काउंट की जाती है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सो यहाँ पर करेक्ट फॉर्म देखनी है, मीन्स ये नरेशन का क्वेश्चन है। माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो आप ये देख लीजिए कि इसमें सेंस क्या बन रही है, क्योंकि यहाँ पर मस्ट का दूसरा मीन्स क्या होता है, कंपल्शन। मीन्स जब भी सेंटेंस में मस्ट आ जाता है तो वहाँ पर अवश्य कंपल्शन होता है, बाध्यता होती है। सो इसमें देख लीजिए माई फ्रेंड आस्क्ड दैट, माई फ्रेंड, दिस इज एफ नॉट टी, ये मिस प्रिंट है। सेड दैट, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट से ये नहीं है क्योंकि कंपल्शन में रिक्वेस्ट नहीं आती है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड, तो मेरे फ्रेंड ने मुझ पर जोर दिया। दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, आई मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट। ये गलत है, यहाँ पर इसको चेंज नहीं किया गया है, सेकेंड सन वाले रूल को। देन आई मस्ट एक्सेप्ट दिस, यहाँ पर दिस का दिस रख दिया है। और अब देख लीजिए इसमें यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर मस्ट है और कंपल्शन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देन वर्ब ऑफ अल्टरनेशन, तो इस तरह के क्वेश्चन ये अभी हरियाणा में पूछे गए थे पीजीटी इंग्लिश में। ये सेम इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे एग्जामिनर ने कि इस वर्ड का वर्ब फॉर्म क्या है, नाउन फॉर्म क्या है। और ये जैसे सिंपल उसमें है, एक ही वर्ड गिवन है, जैसे वर्ब ऑफ यहाँ पर 2-3 वर्ड्स देके, और ऑप्शन भी 2-3 ही दिए गए थे, तो ये डायरेक्ट है। सो इसका राइट आंसर है यहाँ पर अल्टरनेटिव। वर्ब देखना है, आप ध्यान रखिए, ये वर्ब फॉर्म है। अल्टरनेशन, अल्टरनेट या अल्टरनेटिवली। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी। हमें वर्ब फॉर्म देखना है, अल्टरनेट, अल्टरनेटेड, अल्टरनेटेड। देन नेक्स्ट है certain parts of the following sentence have been underlined and marked. Select the part containing marked. Select the part containing an error. यहाँ पर error देखना है। So this is not the first time I'm hearing of your insubordination. Means यहाँ पर डी का जो है वो ओमिशन है।
सो फोर्थ जो डी ऑप्शन है उसमें पूछा गया है ऑल द अबव, ये मिस है यहाँ पर। दिस इज बी। सो यहाँ पर देख लेते हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये करेक्ट है। आई एम हियरिंग ऑफ, ये भी राइट है। योर इन सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेशन नहीं होता है, सबॉर्डिनेट होता है। सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द गिवन टू सेंटेंसेस सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर choice the word can be used in the same context as the underlined part of the both sentences. इसमें फर्स्ट वन है the organization was established at the beginning of this century. The little girl could not twist the cap of the bottles. So इसमें क्या देखना है कि जो दो हमें सेंटेंस गिवन है कि इनमें से जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर हमें जो दो सेंटेंसेस गिवन है इसमें से पूछा गया है वॉज इस्टेब्लिश्ड एट द बिगिनिंग, और ये वाला पार्ट अंडरलाइन है, ट्विस्ट द कैप ऑफ द। सो यहाँ पर इसका मीन्स पूछा गया है क्रैक, ब्रेक, लूजन या टर्न। सो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रेक। ट्विस्ट का मतलब खोलना, मोड़ना। नेक्स्ट है चूज ऑन वर्ड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो इसमें से एक वर्ड चूज करना है जो एक्सप्रेस करता है मीन्स स्केटर्ड, अंडर कंट्रोल, फुल, फाउल और फेयर, और टू अपोलोजाइज। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, स्केटर्ड, यानी टूट जाना, बिखर जाना। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द मोस्ट suitable word given below. Much that was dash in ancient Indian culture has already perished. Useless, this is useless, not useless. This is L. Violent, religious या prevalent. So right answer is here option D. This is prevalent. Prevalent होना जैसे हाजिर होना, शुरू से ही होते चले आना. That is thing. Then next, lines composed a few miles above Tintern Abbey is poem composed by which poet? So direct question है ये poetry से. So इसके जो poet हैं W.B. Yeats, E.L.A. Edgar Allan Poe, सैम्यूल टेलर कॉलरिज या विलियम वर्ड्सवर्थ. जो टिंटन एबे है वो फेमस पोएम है उसकी इनकी वर्ड्सवर्थ की. सो राइटर्स आंसर इज हेयर ऑप्शन डी. नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. दिस इज माइक्रोस्कोप, ओपेक, मोजाइक या मोनाकी. सो यहाँ पर जो वर्ड्स हैं दिस इज़ राइट, ओपेक भी राइट है, मोनाकी भी. जो मोजाइक है ये रॉन्गली स्पेल्ड है. सो इट शुड बी, इसकी जो राइट होगी, आई मीन टू से स्पेलिंग MOSAIC. MOSAIC मीन्स यहाँ पर ई नहीं आएगा. सो आवर राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी. Then next, remedial teaching means these questions are relating to psychology as well pedagogy. Remedial teaching is a part of formative assessment, summative assessment, class test या all of the above. जो remedial teaching होती है वो किससे relate करती है? remedial teaching में क्या होता है, जो पूरे साल का जो परफॉर्मा होता है वो उसमें इंक्लूड होता है. मीन्स FA भी होते हैं, ऐसे क्लास टेस्ट भी होते हैं जो मंथली होते हैं, वीकली होते हैं, तो वो सारा उसमें आ जाता है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी. क्योंकि जो स्टूडेंट्स की, लर्नर की जो इवैल्यूएशन की जाती है वो रिमीडियल टीचिंग के अकॉर्डिंग की जाती है, जो CC पैटर्न होता है. देन नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग
बाय सिलेक्टिव करेक्ट अल्टरनेटिव फीडबैक इज, फीडबैक के बारे में पूछा गया है, एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ ए टीचिंग प्रोसेस अ यूजलेस एक्टिविटी। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक होती है पार्ट ऑफ अ टीचिंग प्रोसेस, जो टीचिंग प्रोसेस का पार्ट होता है कि जैसे हमने कोई लेसन पढ़ा दिया है बच्चों को और फिर उनसे बीच में जो क्वेश्चंस है उसके बारे में जो क्वेरी बच्चे करते हैं उसको सॉल्यूशन ही फीडबैक होता है। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद डैश वर्ड्स, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट या एप्रोप्रिएट। मीन्स इसमें से जो करेक्ट जो वर्ड है वो देखना है। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट, दिस इज द कैट डैश आई सॉ। ये डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनमें से है। मीन्स ये WH फैमिली वाला इसमें जो पोजेशन यूज किया गया है वो है। सो यहाँ देख लेते हैं, दिस इज द कैट हुम हु व्हाट दैट। सो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट, यानी वह, यानी दिस इज द कैट दैट आई सॉ, यानी मीन्स यह वही बिल्ली है जिसको मैंने वहां देखा था। देन नेक्स्ट, give one word for the following group of the words, selecting from the given alternatives one who knows everything. So one who knows everything, जो सब कुछ जानने वाला हो, omnific, omnipotent, omnipotent होते हैं जो सर्वशक्तिमान होते हैं। देन omniscient, omniscient होता है सर्वज्ञ, knows everything, omnipresent जो सब जगह विद्यमान हो। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, omniscient। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एवरीथिंग मीन्स हर ईयर ये मोस्टली पूछा ही जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द टू एरियाज ऑफ CCE आर, जो CC जो पैटर्न होता है उसके टू एरियाज कौन से होते हैं? सो स्कॉलरस्टिक या करिकुलर, स्कॉलिस्टिक या को स्कॉलिस्टिक, करिकुलर, सिचुएशनल, सिचुएशनल या फंक्शनल। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक तो करिकुलर होता है, एक सिचुएशनल, क्योंकि जो CC पैटर्न होता है उसमें सिचुएशनल जो जैसे स्टडी होती है और करिकुलर को देखकर और मीन्स बच्चों के अकॉर्डिंग ही उसमें पढ़ाया जाता है। मीन्स लर्नर का ज़्यादा अटेंशन होता है इसमें। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर, व्हाट डज अ टेक्स्ट नॉट प्रोवाइड। सो यहाँ पूछा गया है कि जो एक टेक्स्ट बुक होती है वो क्या प्रोवाइड नहीं करती है? ए सिलेबस फॉर द कोर्स, सेट्स ऑफ विजुअल एक्टिविटीज एंड रीडिंग्स, basis for assessing students' learning, sum of all the experience to be given at a particular age. So I think you have understood the answer. So right answer is here, basis for the assessing students' learning। जो टेक्स्ट होती है वो ये प्रोवाइड नहीं करती है, बाकी जो सारी चीजें हैं वो टेक्स्ट में प्रोवाइड होती हैं। नेक्स्ट है, To learn a new language, the children should increase their। जैसे बच्चे को कोई नई लैंग्वेज सिखाई जाती है मीन्स मदर टंग को छोड़कर, तो क्या इंक्रीज करना चाहिए? फिजिकल पावर, वर्ड पावर, थिंकिंग पावर या एनालिटिकल पावर। मीन्स कौन सी पावर उसको अडॉप्ट करनी चाहिए? सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, उसको एनालिटिकल पावर इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि एनालिटिक वे से जब हम किसी लैंग्वेज को लर्न करना सीखते हैं तो हम जल्दी सीख जाते हैं। यूजिंग सॉन्ग्स, राइम्स एंड गेम्स इन क्लासरूम वुड हेल्प द चाइल्ड टू। कि अगर गाने, राइम्स और गेम्स ये अगर क्लासरूम में सिखाए जाएं मीन्स यूज़ किए जाएं, सो इनका क्या योगदान रहेगा क्लास में? ओवरकम शाइनेस, डेवलप कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, मोटिवेट टू स्पीक या ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Comprehensive in CCE implies that all the aspects of a child's personality have to be observed. Scholastic aspects of a child's personality have to be observed. Non-scholastic aspects of a child's personality have to be observed. Students should be assessed regularly. So जो CC पैटर्न जो होता है उसमें मेनली क्या फोकस रहता है, उसमें फोकस रहता है all the aspects of a child's personality have to be observed. In the process of teaching and learning, text is a जो टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, टेक्स्ट उसमें क्या काम करती है. टेक्स्ट बुक इज अ रिसोर्स बुक, इंस्ट्रूमेंट, टूल, सिलेबस या ऑल ऑफ द अबव. सो आई थिंक इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ऑल ऑफ द अबव. जो टेक्स्ट बुक होती है वो टूल का काम करती हैं, इसमें सिलेबस भी होता है, रिसोर्स बुक भी होती है क्योंकि सारा सिलेबस उसमें गिवन होता है. नेक्स्ट है द प्राइमरी स्किल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज आर. प्राइमरी स्किल किसी लैंग्वेज को लर्न करने की क्या है, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी. किसी भी ये सभी लैंग्वेजेस के लिए हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसको सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसको लिसन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा. मीन्स इस लिसनिंग में एक वर्ड छुपा रहता है, लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग. ये एक रूल होता है इसका, अंडरस्टैंडिंग मीन्स लिसन करना अंडरस्टैंडिंग के साथ. ये नहीं कि सुन लिया चलो जस्ट फॉरगेट इट, नो. लिसनिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड देन स्पीक टू इट. उसमें स्पीकिंग भी इंक्लूड होगी, तभी आप कोई लैंग्वेज सीख पाएंगे. देन नेक्स्ट द टू कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज आर. उसके लैंग्वेज के जो दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रामर एंड सिचुएशन, वर्ड्स एंड सिचुएशन, ग्रामर एंड वोकेबलरी या वोकेबलरी या इंफॉर्मेशन. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी. क्योंकि लैंग्वेज के जो मेन दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका ग्रामर पोर्शन होता है जो उसकी व्याकरण होती है, और दूसरी उसकी वोकेबलरी होती है जो वर्ड्स होते हैं. मीन्स इसी से ही एक जो लैंग्वेज है उसका क्राइटेरिया तैयार होता है. सो ये सीखने सबसे ज़रूरी है. देन नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूस इन CCE रेफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क्स या ऑल ऑफ द अबव. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें सारे ही ऐड होते हैं. देन नेक्स्ट है वन ऑफ दीज इज यूज्ड फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, पेरेंट, मदर, फादर या एक्टर. सो इनमें से कौन सा वर्ड है जो मेल और फीमेल के लिए यूज होता है. सो आवर राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, क्योंकि पेरेंट में माता पिता दोनों आते हैं. सो नेक्स्ट है यूज फॉर कीपिंग लाइट, मेल इज कॉल्ड लाइट बॉक्स, वुडन बॉक्स, टिफिन बॉक्स या टूल बॉक्स. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, टिफिन बॉक्स. According to NCF 2005, evaluation should be taken as a hurdle, obstacle कोई बाधा, burden meaning product या meaningful process. So right answer is here option A, hurdle. एक बाधा समझी जाती है evaluation, क्योंकि किसी भी बच्चे का, किसी भी स्टूडेंट्स का जो evaluation है वो नंबर्स के आधार पर नहीं हो सकता है. ये इसमें कहा गया है NCF 2005 में. नेक्स्ट है अ टीचर एज पर NCF 2005 इज अ बॉस, लीडर, फैसिलिएटर या फ्रेंड. टीचर को क्या कहा गया है, बॉस. उनको कहा गया है फैसिलिटेटर, मीन्स उनको अपने बच्चों के साथ जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहिए, ना कि बॉस या लीडर की तरह
सिर्फ हुक्म चलाते रहना चाहिए, मीन्स अपने अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उनको समझाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सिनोनिम्स ऑफ बारबारियंस इज वाइल्ड, क्लेवर, बोल्ड या डैमेज। इसका सिनोनिम्स बताना है। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। जो बारबेरियस होता है जिसे जंगली कह देते हैं, वाइल्ड। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आई हैव नॉट स्लेप्ट डैश यस्टरडे, मीन्स मैं कल से नहीं सोया हूँ। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द आंसर। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए। आई हैव नॉट स्लेप्ट फ्रॉम यस्टरडे। नेक्स्ट है choose the correct alternative which best completes the sentence. Children can be encouraged to learn a new language dash. बच्चों को नई लैंग्वेज सिखाई जा सकती है क्या करके? By pointing out their mistakes, by correcting their mistakes, by providing ample opportunities for using the language, by teaching international phonetic alphabet. So right answer is here option C. उनको प्रोवाइड कराइए आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ताकि वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएँ। नेक्स्ट है persons working together in an office are called friends, companions, colleagues or all of the these. So right answer is here option C. This is a genuine word, colleagues. He is slow dash, he is sure. Nor, also, and या but। ये क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं और ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इनको ध्यान से करिए। सो ही इज स्लो बट ही इज श्योर, इसी अपोजिट है दोनों सेंटेंस। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी बट, क्योंकि बट से जो सेंटेंस पहले वाला वो चेंज हो जाता है, उसका जो मीन्स होता है। नेक्स्ट है 121 to 125. Select the appropriate word to fill in the given sentence. The ring is made dash gold. ये preposition है from, with, of या by. So right answer is here option C, of, made of gold. Then next है the prisoner dash from his guards. So right answer is here broke off, broke into, broke down या broke away. So ये बहुत ही important है ये phrases, ये इनको plural words भी बोला जाता है second language में. So right answer is here option D, broke away. Dash students in the class is capable of passing the examination all, every, many या some. मीन्स ये देख लीजिए कि all, many में से एक आंसर क्वेश्चन आना ही है। सो इसको ज़रूर करिए आप। और इसी से रिलेटेड हमने कई वीडियोस बना रखी हैं, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं इनको। सो 123 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एवरी स्टूडेंट्स इज कैपेबल, ना कि ऑल यानी हर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश मोस्ट ऑफ हिज मनी टू चैरिटी, गेव अप, गेव इन, गेव अवे या गेव बैक। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, गेव अवे, मीन्स दे दी है अपनी सारी जो प्रॉपर्टी है, मनी है, दान कर दी है। नेक्स्ट है इन द फॉरेस्ट आई सॉ डैश ऑफ डियर, हर्ड, बैंड, प्राइड या स्वाम। सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, हर्ड ऑफ डियर। जैसे बैंड ऑफ म्यूजिक्स इस तरह होता है, प्राइड ऑफ सोल्जर्स, आई थिंक सो। तो ये भी प्लूरल वर्ड्स ही हैं। सो नेक्स्ट है 126 to 20, ईच ऑफ द सेंटेंस इन द, दिस इज 130, ये 30 है 3। सो यहाँ पर दिया गया है ईच ऑफ द सेंटेंसेस इन क्वेश्चंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ABCD, one of the 4 parts has an error in it. So इसमें देख लेते हैं।
He had made a list of all the things he wants to buy. So right answer is here option C. यहाँ पर error है. He has made a list of all things. Next है how much fingers do you have in your hands? So right answer is here option A. How much नहीं होता है, many होता है कि आपके हाथ में कितनी उंगलियां हैं. Ravi entered in the classroom without seeking permission. So right answer is here option B. Ravi entered in classroom. Next है it takes a lot of practice to play the violin well. So 129 right option is option B. A lot of, it takes a lot of practice. Next है my older brother built this house last year. So right answer is here option A. older brother नहीं होता है, elder brother होता है. सो जो ये कॉमन एरर वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें से अगर आपको लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, इनका जो मेनली जो इनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो. सो नेक्स्ट है 130 to 35. Identify the appropriate alternative from the given ones for filling in the blanks in the given sentences. We have been waiting for the train 2 hours since from by या for. I think you can understood. Right answer is here D. क्योंकि यहाँ पर for यहाँ पर मेन टाइम दिया गया है 2 घंटे से. अगर जैसे डेज में ज़्यादा लंबा टाइम होता तो सिंस आता, तो ये सिंस for वाला फॉर्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. They arrived late dash the airport. In, on, with या at. So right answer is here option D. At. The money was divided dash Anwar and Rashid between, among, into या with. ये डिवाइडेशन का जो रूल होता है ये बिटवीन में आता है. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. दिस इज द हाउस डैश हरी पॉट. सो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव वाला है, अभी हमने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है. सो राइट आंसर इज हेयर ऑप्शन बी दैट. क्योंकि जब जो दूर की जैसे चीज़ें होती है पास की दिस, और जो थोड़ी फार की चीज़ होती है वो दैट. सो नेक्स्ट है ही हैज़ डैश हिज होमवर्क. डिड, बीन डूइंग, डन या डज. सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी. ही हैज़ डन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म. इसमें मेनली ये वाला रूल है हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि उसने अपना काम कर लिया है. नेक्स्ट है 136 to 140. Select the word with correct spelling for filling in the blanks in the given sentences. The eldest prize was the dash to the throne. Higher, here, higher या here. So जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी हायर. सो यहाँ पर जो एल्डेस्ट प्रिंस की बात कही गई है, सो आई थिंक दिस इज़ ए मिस्टेक्स. हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि ये हेयर उत्तराधिकारी होता है और ये हायर जैसे किसी को हायर कर लेना, जैसे किराए पर ले लेना, इस तरह. नेक्स्ट है प्लीज बी. ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ या ब्रीफ. सो जो ब्रीफ का जो राइट स्पेलिंग होता है वो है राइट आंसर इज हियर ऑप्शन डी BRIEF. सो प्लीज बी ब्रीफ. नेक्स्ट है देयर इज नो मच डैश इन द रिजल्ट. डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस या डिफरेंस. सो राइट, इट इज टू इजी. राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए. देन नेक्स्ट गिव मी ए प्रॉपर डैश फॉर दिस पेमेंट. रिसिप्ट.
तो रिसिप्ट की जो राइट स्पेलिंग है वो क्या होती है? सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, रिसिप्ट, RECEIPT। कीप, आई थिंक दिस इज टू इजी, डोंट मेक ए नॉइज। कीप क्वाइट होता है, सो क्वाइट मीन्स QUIET। नेक्स्ट है तो ये थे हमारे आज के सेशन के क्वेश्चंस। आपको हमारे क्वेश्चंस कैसे लगते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इससे पहले हम अपने काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर चुके हैं, सिलेबस 6th का सिलेबस 7th का, और इसके साथ ही आइडियम, फ्रेजेस, ग्रामर से रिलेटेड हम काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।